हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। केमिस्ट्री जी की शाम 5 बजे स्पेशल क्लास आपके लिए चलाई जा रही है। तो यहाँ पर जो है 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री जी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें जो है सभी जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उनका फुल डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेगा आपको। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 104 नंबर क्वेश्चन से सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वह क्या है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या कर देना है, जो 69 ग्राम है इसको 3 से भाग दे देना है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9 यानी 23 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताता है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। मोल संकल्पना से परमाणु द्रव्यमान जो होता है तत्व का कुल द्रव्यमान बटे मोल संख्या। तो तत्व का कुल द्रव्यमान कितना है, तो सोडियम तत्व है, इसका जो द्रव्यमान है वो 69 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर मोल संख्या कितनी दी गई है, तो 3 दी गई है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो 23 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं। हीलियम के 64 ग्राम में जो है कितने मोल मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो है हीलियम में मोलों की संख्या ग्राम में भार बटे जो है अणु या परमाणु भार। तो जो है हीलियम का अणु या परमाणु जो है वह कितना है, तो 4 है। और जो है हीलियम का जो तत्व है वह कितने ग्राम का है, तो जो है वह 64 ग्राम का है। ठीक है, तो 64 बटे जो है 4 हम कर देंगे, 16 चौके 64। तो यहाँ पर 16 मोल जो है वह आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु या परमाणु जो है वह मौजूद हैं। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर, ठीक है, n बराबर 14, h बराबर 1 और O बराबर 16 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी 6.02 गुणे 10 की पावर 23 अणु मौजूद है नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का जो अणुभार है 1 + 14 + 3 गुणे 16 बराबर 63। ठीक है, मोलों की संख्या जो है वह कितनी आ जाती है, तो पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार 63 बटे 63 बराबर 1। अवोगाद्रो के नियम के अनुसार किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या जो है वह 6.023 गुणे 10 की पावर 23 अणु होती है। ठीक है, किसी तत्व के एक मोल में जो उपस्थित अणु है, ठीक है, वह इतने होते हैं। कॉपर, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर जो है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं कॉपर के एक अणु में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, जो कण है वह परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहते हैं तथा Na या फिर N0 से निरूपित करते हैं। अतः कॉपर के एक अणु में जो है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, 0.255। ठीक है, मोल होते हैं 25 ग्राम में। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। इसका अणुभार 2 गुणे 1 + 32 + 16 गुणे 4 बराबर 98 ग्राम। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का जो भार है वह कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। तो जो है 25 को हम 98 से भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर क्या, 0.255। ठीक, चलिए अगला प्रश्न,
किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुणे 10 की पावर 23 कण शामिल हैं। यदि CO2 में जो है 3.0115 गुणे 10 की पावर 23 कण मौजूद हैं तो CO2 के अणु की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर जो है 0.5 होगी। कितनी? CO2 के अणु की संख्या कितनी होगी? तो 0.5 होगी। तो यहाँ पर आप देखिए इसका सलूशन, ठीक है, तो आप इसका सलूशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो यहाँ पर जो है 3.613 गुणे 10 की पावर 22 परमाणु, ठीक है। SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो 3.613 गुणे 10 की पावर 22 परमाणु। तो यहाँ पर जो है एक मोल सल्फर में कितना है? तो 6.022 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु है। तो 0.6 मोल सल्फर में जो है क्या होगा? तो इसको जो है गुणा कर दिया जाएगा तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 3.613 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर RRB ने उत्तर जो है वह कौन सा माना है? तो 3.613 गुणे 10 की पावर 22 परमाणु माना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही वैसा ही है, तो क्या किया जाए? तो यहाँ ऑप्शन बी ही मैच कर रहा था, ठीक। अगला प्रश्न है, हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? तो 13.5 मोल, ठीक है। हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? तो 13.5 मोल मौजूद है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, KCl, ठीक है। तो यहाँ देखिए KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 3.01 गुणे 10 की पावर 23। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कि CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो 440 होता है। CO2 के 10 मोल्स का जो द्रव्यमान होता है वह जो है 440 होता है। अगला क्वेश्चन है, अवोगाद्रो की संख्या Na बराबर 6.02 गुणे 10 की पावर 23 मोल -1, ठीक है, मोल की पावर -1 है। तो किसी त्रिपरमाणुक गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो 6.02 गुणे 10 की पावर 22 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CH4, ठीक है, जो मीथेन का सूत्र होता है, अणु सूत्र होता है, तो CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान जो है वह कितना है? तो 1.6 ग्राम है। 1.6 ग्राम है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कि 1 मोल कार्बन में जो है 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी। किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम, ठीक है, यानी कि 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या सदैव समान होती है, भले ही कोई पदार्थ हो। 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया है जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं और इसे Na से निरूपित करते हैं। इसका परिमाण जो है 6.023 गुणे 10 की पावर 23 होता है। अतः किसी पदार्थ के 1 मोल में दी गई पूर्वोक्त संख्या के बराबर कण जो होते हैं परमाणु, अणु या अन्य कण होंगे। हम कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन अणु बराबर जो है 6.0
दो तीन गुणे 10 की पावर 23 परमाणु। एक मोल हीलियम अणु बराबर 6.023 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु, ठीक है। और एक मोल जल अणु बराबर जो है 6.023 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है कि पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद हैं। तो पानी के एक मोल में जो है 6.02 गुणे 10 की पावर 23 अणु मौजूद हैं। पानी के एक मोल में जो है 6.02 गुणे 10 की पावर 23 अणु मौजूद हैं। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान जो है वह कितना है। तो 32, ठीक है, 32 अपशिलान है। तो सल्फर की जो है 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या जो है वह कितनी है। तो यहाँ पर देखिए कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान जो है 32 अपशिलान है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी है। तो सल्फर का जो है 0.5 मोल है। यहाँ ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी। तो 60 ग्राम हीलियम में जो मोलों की संख्या होगी 15 चौके 60। तो यहाँ 15 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 120। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। तो 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या जो है वह 3 है। कितनी है। तो 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के मूल कणों की उतनी संख्या उपस्थित होती है जितनी की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। मोलों की संख्या बराबर जो है ये सूत्र होता है पदार्थ का भार बटे जो है पदार्थ का अणुभार, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र देख लीजिए, अणु सूत्र C6H12O6 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कंठस्थ रखें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं 121 की हीलियम के 52 किलोग्राम में कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो हीलियम के 52 किलोग्राम में जो है 13, ठीक है, 13 चौके 52 जो है अणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ एवोगाद्रो संख्या Na का अर्थ क्या होता है। तो एवोगाद्रो संख्या Na का अर्थ जो होता है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या होता है। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो एवोगाद्रो संख्या, ठीक है, एवोगाद्रो नंबर किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होती है। इसी संख्या को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे प्रायः n या फिर जो है Na से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवोगाद्रो संख्या एवोगाद्रो नंबर जो है के समतुल्य है। तो एवोगाद्रो के समतुल्य जो है क्या है। तो 6.02214 गुणे 10 की पावर 23 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है, ठीक। चलिए 124 एवोगाद्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। तो एवोगाद्रो संख्या द्वारा जो निरूपित किया जाता है वह n0, ठीक है, n0 या फिर Na ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। एवोगाद्रो की परमाणु संख्या जो होती है वह क्या होती है। तो 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होती है। चलिए अगला प्रश्न है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो है 2 है। कितनी है। 2 है। CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या जो है वह कितनी है। तो 2 है। तो जो है CO2 का जो है अणु भार कितना है। तो 44 है। CO2 का कुल भार कितना 88 ग्राम है। तो इन दोनों को भाग कर देंगे, आ जाएगा हमारा जो है अणुओं की या मोलों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। तो 3.01 गुणे 10 की पावर 23, ठीक है, अणु होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 3.01 गुणे 10 की पावर 23 अणु होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आ जाता है पॉइंट जो है रसायन विज्ञान का परिचय के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां पॉइंट है बर्जीलियस की परिकल्पना या तत्वों के प्रतीक।
बर्जीलियस हाइपोथेसिस और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, निम्न में से जो है किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो जो है लोहा के लिए जो है क्या होता है, 2 अक्षर शामिल होते हैं। तो देखिए, कार्बन का सी होता है, आयोडीन का आई होता है, लोहा का Fe होता है, फ्लोरीन का FO होता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि लोहे का जो है वह 2 अक्षर शामिल है, फेरियम। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर प्रश्न कि निम्नलिखित में से जो है किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा बर्जीलियस ने, किसने? तो बर्जीलियस ने। ठीक है, बर्जीलियस की, जिसको परिकल्पना कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने आंसर क्या देखा? तो ऑप्शन नंबर ए देखा। अब चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो 1811 ईस्वी में बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण एवं संकेत सूत्रों की पद्धति प्रचलित की थी। 1812 ईस्वी में इन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत, जिसको द्वैत सिद्धांत कहते हैं, प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार प्रत्येक लवण या फिर यौगिक के 2 भाग होते हैं, एक ऋणात्मक होता है और दूसरा धनात्मक होता है, अथवा एक अम्लीय होता है तो दूसरा क्षारीय होता है। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण तत्व के नाम के आगे के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पर जो है बर्जीलियस ने 1811 में जो है यह संकल्पना दी थी, बर्जीलियस परिकल्पना या संकल्पना। ठीक है, सीरियम तत्व है, 58 परमाणु संख्या है और Ce इसका संकेत चिन्ह है। थोरियम 90 परमाणु संख्या है और Th इसका संकेत चिन्ह है। सिलिकॉन जो है इसकी परमाणु संख्या 14 है और यह साइज जो है इसका संकेत चिन्ह है। टाइटेनियम जो है यह क्या है? तो 22 परमाणु संख्या है और Ti इसका जो है क्या है? संकेत चिन्ह है। निम्नलिखित में से जो है किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं? तो बर्जीलियस साहब ने दिया था। ऑप्शन सी आपका सही है। तो जॉन्स जैकब बर्जीलियस एक रसायनज्ञ थे, जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। किसी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में जो है क्या किया जाता है? लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जो है एल्यूमिनियम Al होता है, कोबाल्ट Co होता है, जिंक Zn होता है। ठीक, तो पहला अक्षर क्या है? बड़ा है, दूसरा क्या है? छोटा है। 130 क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो बर्जीलियस साहब ने यह सुझाव दिया था, यह परिकल्पना दिया था। ऑप्शन डी आपका सही है। 131 निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है? किस तत्व के प्रतीक में जो है 1 अक्षर होता है? तो यहाँ पर तांबा का Cu, जिसको कॉपर कहते हैं, Cu होता है, क्लोरीन का Cl होता है और कैल्शियम का Ca होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन का C अकेले होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 132, दिया गया प्रतीक, ये प्रतीक है, तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो है हाइड्रोजन, क्या तत्व प्रतिनिधित्व करता है? तो हाइड्रोजन। दिया गया प्रतीक हाइड्रोजन तत्व का रासायनिक प्रतीक है। यह आवर्त सारणी का जो है पहला तत्व है जो हाइड्रोजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा कैसा लिखा जाता है? तो कैपिटल लेटर में, यानी कि बड़े अक्षर में लिखा जाता है। ठीक, अगला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है रसायन विज्ञान के परिचय के अंतर्गत 10वां पॉइंट है धातु यानी कि मेटल्स, अधातु यानी कि नॉन मेटल्स, उपधातु यानी कि जो है मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स। चलिए, तो धातु, अधातु और उपधातु, तो इनमें से जो है कौन सा तत्व एक जो है उपधातु है? इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो यहाँ पर जो जर्मेनियम लिखा गया है। ठीक है, जर्मेनियम Ge, ऑप्शन बी। ठीक है, यह क्या है? एक उपधातु है। तो समूह 14 तत्व, जिसे कार्बन समूह या समूह के तत्व समूह भी कहा जाता है, आवर्त सारणी पर तत्वों का एक समूह है। प्रत्येक तत्व में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल कार्बन ही ऋणायन बनाता है, जिसमें जर्मेनियम यानी कि Ge एक उपधातु है। सीसा समूह 14 का एकमात्र तत्व है जो सभी परिस्थितियों में संरचना और गुणों दोनों में धात्विक होता है। अगला प्रश्न
निम्न तत्वों में से जो है अर्ध धातुओं के सही युग्म का जो है चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्ध धातुएं हैं, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धधातुएं हैं। इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि इनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व हैं। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड या फिर जो है कैडमियम सेलेनाइड, ठीक है। 136 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व उपधातु है। उपधातु है तो एंटीमनी जो है यह क्या है, एक उपधातु है यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू। तो उपधातु वो तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको उपधातु कहते हैं, ठीक है। उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है, तो 7 है, ज़रूर याद रखें। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो यहाँ पर पोलोनियम, जर्मेनियम और टेलेरियम यह एक जैसे हैं और उसके बाद बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, एंटीमनी और आर्सेनिक ये सभी जो है उपधातुएं हैं। कुल कितनी है, तो 7 हैं। संख्या जरूर याद रखें। कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु है, ठीक है, यानी कि वह कैसी धातु है, तो उपधातु है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जर्मेनियम है अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। जर्मेनियम तत्व न तो धातु है और न ही अधातु है, अर्थात यह एक उपधातु है। उपधातु एक रासायनिक तत्व होता है जिसका गुणधर्म विशिष्ट धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होता है। उपधातुओं के अन्य उदाहरण क्या हैं, तो सिलिकॉन है, आर्सेनिक है और जो है बोरॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेलेरियम है, पोलोनियम है, ठीक है। ये सभी जो है क्या है, उपधातुएं हैं और इनकी संख्या कितनी है, तो 7 है। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से जो है कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अधातुओं के संबंध में, तो अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं, प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं जो अधातुएं होती हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं, तो बंध बनाती हैं जो अधातुएं होती हैं, ठीक है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाती हैं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं जिनमें ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती हैं जो अधातुएं हैं। अधातुओं का घनत्व जो है प्रायः कम होता है। अधातु तत्वों में कोई चमक नहीं पाई जाती है। यह ताप यानी कि ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं जो अधातुएं होती हैं, ठीक है। अधातु का जो है एक गुण भंगुर होना है। इस तत्व के गलनांक एवं क्वथनांक जो हैं क्या होते हैं, कम होते हैं। अधातु में ध्वनि नहीं होती है। अधातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अधातु क्लोरीन का जो है उपयोग जीवाणुओं को खत्म करने में किया जाता है और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी के काम में किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है कौन सी उपधातु नहीं है, कौन सी उपधातु नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। सेलेनियम जो है यह क्या है, उपधातु नहीं है, जबकि सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी कुल 7 उपधातुएं हैं, लेकिन यहाँ पर सेलेनियम जो है क्या है, उपधातु नहीं है। दिए गए विकल्पों में सेलेनियम उपधातु नहीं है। सेलेनियम Fe का परमाणु क्रमांक 34 है, ठीक है। इसका वर्गीकरण अधातु के रूप में किया जाता है, न कि उपधातु के रूप में। सेलेनियम की खोज 1817 में की गई थी बर्जीलियस के द्वारा। सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक उपधातुएं हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहते हैं। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, तो सिलिकॉन जो है यह जो है धातु नहीं है। यह कार्बन परिवार में एक उपधातु रासायनिक तत्व है, ठीक है। क्या, सिलिकॉन, जो आवर्त सारणी के समूह 14 के अंतर्गत आता है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत या पपड़ी का जो है 27.7% हिस्सा बनाता है। यह पृथ्वी के क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जबकि Pb यानी कि सीसा, Ga यानी गैलेनियम एवं Sc यानी कि स्कैंडियम एक प्रकार की जो है क्या है, धातुएं हैं, ठीक।
अगला क्वेश्चन है यहाँ 141, धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सही व्याख्या करता है कि धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं, धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागा करती हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं और धनावेशित आयन बनाती हैं। उदाहरण के लिए जो है Na, Ca, Mg आदि। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ है कि जो है की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो किन की प्रकृति, तो धातुओं की जो प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सभी जो है क्या है, उपधातुएं हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो वह क्या होता है, तो तन्यता होता है। धातु का वह गुण कौन सा है, तो धातु का वह गुण तन्यता है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। ठीक है, सोना यानी कि Au में सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक तन्यता का गुण किस धातु में पाया जाता है, तो Au यानी कि सोना में। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, तो कौन सी धातुएं, तो धातुएं जो होती हैं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाती हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध्य एवं तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। प्रकृति में जो है धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में जो है परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है, वक्र होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार वक्र होता है। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं जिसे परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है, इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ वक्र होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है, तो आघातवर्धनीयता जो गुण होता है इसकी वजह से फाइल बनाने में आसानी होती है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। ठीक है, इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, सोना आदि। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ देखिए 147, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, तो जो है तन्यता कहलाती है। तो तनेगा नहीं तो ढलेगा कैसे। ठीक है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाती हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। ठीक है, Au ग्राम सोने से, ठीक है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इतनी तन्यता होती है सोने में, Au में। अगला प्रश्न, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो आघातवर्धनीयता या आघातवर्धता कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही है। 149, निम्नलिखित में से जो है कौन सा धातुओं के बारे में गलत है, तो वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं, तो ये जी बिल्कुल गलत है। वे तन्य और आघातवर्धनीय होती हैं, जी हाँ सही है। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, यह भी सही है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यह भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन है,
धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है तो जो है मुक्त स्थिति में, ठीक है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में विद्यमान होती है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी जब वह मुक्त रूप से विद्यमान हो। जैसे 24 कैरेट का जो है सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। शुद्ध एल्युमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता है, अतः वह वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। ठीक। 151 निम्न में से जो है क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, तो केवल ठोस अवस्था में होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यह गुण नहीं है। आघात वर्धनी न होना और तन्यता, ठीक है, तन्यता तो होती ही है। अधातुओं का पूछ रहा है तो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो देखिए अधातुओं के जो गुण होते हैं, भौतिक गुण, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक एवं अतन्य होती हैं। ये धातुओं की तरह कठोर न होकर भंगुर होती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। इनमें आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इनका गलनांक एवं कथनांक निम्न होता है। ये सभी जो हैं अधातुओं के भौतिक गुण थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो अधातुएं जो होती हैं ठोस, द्रव, गैस और तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या 27 है, उपधातुओं की संख्या 7 है। ठीक है, जिनमें से 11 गैसें हैं, 15 ठोस हैं और 1 द्रव है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। ठीक है, गैसीय अधातुएं ब्रोमीन, द्रव अधातु सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि ठोस अधातुएं हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 153, ये 50वां क्वेश्चन है। ठीक है, धातुओं के संबंध में निम्न में से जो है कौन सा कथन गलत है। तो सभी धातु तरल में हैं और मुलायम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी गलत हो जाता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको ही धातु कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वही क्या कहलाते हैं, धातु। जैसे सोडियम को Na, पोटेशियम के, आयरन Fe, कॉपर Cu इत्यादि। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। इन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। जैसे सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्धित धातुएं हैं। सभी धातुएं चमकदार होती हैं तथा इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातुएं यानी कि पारे को छोड़कर तरल और मुलायम नहीं होती हैं, बल्कि ठोस एवं सख्त होती हैं। ठीक है, आज के दिन का आखिरी प्रश्न है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या फिर लचीली होती है। तो Ag। ठीक है, Ag जो है यह यानी कि चांदी जो है सबसे अधिक नम्य एवं लचीली होती है। तो लचीली धातुओं का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे अधिक जो है Au यानी कि सोना, यहाँ निम्न में से पूछा गया था तो इसलिए Ag है। नहीं ऑप्शन होता Au तो Au सही हो जाता है यानी सोना। उसके बाद चांदी है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद तांबा है, उसके बाद टिन है जिसको Sn कहते हैं, उसके बाद सीसा है जिसको Pb कहते हैं, जिंक Zn है और उसके बाद जो है लोहा है। अतः दिए गए विकल्प में चांदी सबसे अधिक लचीली धातु है। ठीक है, चलिए, तो यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर डेली आपको जो है फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल है, वैसे साइंस जहाँ भी आए उसके लिए भी स्पेशल है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।